साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदी टॉपिक कवर कर रहे हैं और हिंदी टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा की बोलियां एवं प्रमुख हिंदी भाषा की उत्पत्ति। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं। साथियों, मैंने पहले वीडियो में कुछ पार्ट बताए थे, कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य भी बताया था। बाकी शेष पार्ट जो बचा है इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा और इस तरह से यह टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये टॉपिक कंप्लीट होते ही आपको मैं एमसीक्यूज कराऊंगा, इसी टॉपिक से संबंधित रहेगा। और जो बातें न समझ में आए एक बार समझने का प्रयास करिएगा और रिवीजन करने का कोशिश किया करें। बाकी मैं खुद ही कुछ अपने तरह से रिवीजन करने का कोशिश कराया हूँ आपको। देखिएगा इसमें क्या है, मैंने पहले टॉपिक में आपको बताया था पहले वीडियो में कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। और मैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति को लेकर कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य भी मैंने लाया है, पॉइंट भी लाया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है, पहले पॉइंट है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि क्या है साथियों, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों, गुजरात राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात राज्य में हुआ था, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हिंदी लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाला व्यवस्थित भाषा के रूप को क्या कहते हैं साथियों, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ये भी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, बातें समझ में आई होंगी यहाँ तक। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिएगा आगे क्या है, 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट लागू किया था। क्या किया था, 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट लागू किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। अंग्रेजी शिक्षा एक्ट कब लागू हुआ था, 1835 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसी प्रकार खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया, अर्थात मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली। क्या है साथियों, खड़ी बोली। क्या है, खड़ी बोली। क्या है, खड़ी बोली। आप याद रखिएगा बातें। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की उत्पत्ति सौर सेनी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है, सौर सेनी अपभ्रंश से हुई है। बातें समझ में आ रही है तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सब कुछ क्लियर हो रहा है और हमें इस एक एक पॉइंट में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है, हिंदी भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है, शब्द है। क्या है, शब्द। याद रखिएगा, शब्द क्या है, आपकी लघुत्तम सार्थक इकाई है। क्या है, लघुत्तम सार्थक इकाई है। ठीक है, तो याद रखिएगा बातें। इसके बाद चलते हैं भाषा की पूर्णतम इकाई। भाषा की पूर्णतम इकाई क्या है, तो भाषा की आपका पूर्णतम, देखो लघुत्तम इकाई शब्द है और पूर्णतम इकाई क्या है, वाक्य है। पूर्णतम इकाई क्या है, वाक्य है। इतना बात आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट टर्म की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है अपना। अगला पॉइंट है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 14 सितंबर को क्या करते हैं, हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं। ये बात याद रखिएगा। साथ ही साथ जो अगला पॉइंट है अपना, अगला पॉइंट है कि साथियों 343 के ए में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया। क्या बताया गया है, राजभाषा बताया गया है। ये भी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट है पाली भारत की प्रथम देश भाषा। क्या है, भारत की प्रथम देश भाषा क्या है, पाली है। और सबसे पुरानी क्या है, प्राकृति भी कहते हैं इसे, प्राकृतिक भी कहते हैं। तो याद रखिएगा पाली भाषा को प्राकृतिक भाषा भी कहा जाता है, सबसे पुरानी प्राकृतिक भाषा भी कहते हैं। याद रखिएगा। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, 1855 ईस्वी में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि साथियों राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1835 ईस्वी में हुआ था। ये भी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, बातें समझ में आई होंगी आपको यहाँ तक। देखिएगा आगे चलते हैं, अपना क्या है अगला, संस्कृत हिंदी को क्या कहते हैं, संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहते हैं। क्या कहते हैं, आदि जननी। आपसे पूछ लेगा हिंदी की आदि जननी कौन है, तो संस्कृत है। और
हिंदी भारोपी भाषा परिवार की भाषा। क्या है? भारोपी भाषा का क्या है? परिवार की भाषा है। सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड या अक्षर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड है। और हिंदी बोली, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एग्जाम में आपसे पूछ लेता है साथियों कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो अमीर खुसरो जी हैं। याद रहेंगे आपको बातें? ठीक है, यहाँ तक डाउट समझ में आया? देखो, मैंने जो भी फैक्ट उठाया है सब भी फैक्चुअल है, और आगामी एग्ज़ाम में आप देखेंगे, प्रीवियस एग्ज़ाम में सब क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, और मेरा सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार मेरे चैनल को यानी द प्राइम क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथियों, आप जानते हैं कि कोई भी वीडियो मैं बनाता हूँ तो बड़ी मेहनत लगती है, PDF को बनाना, कंटेंट इकट्ठा करना, फिर इसके बाद वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। साथियों, आप मेरा सेशन अच्छा लग रहा है और मेरे मेहनत अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथियों को बताइए, शेयर कर दीजिएगा कि इस चैनल पर हिंदी की क्लासेस बेस्ट चल रही है, और शून्य से शिखर मैंने ठाना है, तो छोटी छोटी से बड़ी बड़ी तथ्य भी आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो देखते हैं अगला क्या है। आगे आपका है हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी भाषा है। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्या है? हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी भाषा है। इसके बाद भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा क्या है? अपभ्रंश है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा क्या है? अपभ्रंश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखना है कि आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली कौन सी भाषा है? भाई, अपभ्रंश है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों की हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। हिंदी प्रयोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। हिंदी क्या है? प्रयोगात्मक एवं विशिष्ट भाषा है। नेक्स्ट है खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम कौरवी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछता है कि भैया खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? कौरवी है। आपको याद रखना है बात। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना? नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हादौड़ती एवं ढूढ़ाड़ी पूर्वी राजस्थानी की बोली है। तो आपसे पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाली लाइन आपसे पूछ लेता है भैया, हादौड़ती एवं ढूढ़ाड़ी पूर्वी राजस्थान की भाषा है। ठीक है, याद रखिएगा ये बातें। भोजपुरी भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा का वर्णन नहीं किया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा संबंधित है, लेकिन उस भाषा में भोजपुरी भाषा नहीं संबंधित है। पश्चिमी हिंदी का सर्वाधिक बोली क्या है? अब ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा है। ठीक है, बातें समझ में आई होंगी आपको। इसके बाद चलते हैं, देखिएगा इसका क्षेत्र कौन कौन सा? रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, देहरादून, अंबाला और सहारनपुर में खड़ी बोली अपने ठेठ रूपी में दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? ठेठ रूपी में दिखाई देती है। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा का हिंदवी कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि भैया अमीर खुसरो को हिंदवी भाषा का क्या कहता है? हिंदी भाषा क्या कहते हैं? हिंदवी कहा जाता है। अमीर खुसरो खड़ी बोली में रचनाएं करते थे, ये भी आपको याद रखना है। तो अमीर खुसरो अपनी खड़ी बोली में क्या करते थे? रचनाएं करते थे। ठीक है, तो भैया लास्ट पॉइंट देखिएगा, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषा की रचनाओं में मिलता है। कहाँ मिलता है? फारसी भाषाओं की रचनाओं में मिलता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है साथियों, तो मैंने क्या किया, मैंने जो पहला वीडियो डाला था और उस वीडियो में जो भी फैक्ट मैंने बताया था, उस फैक्ट के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम व्यू से जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे मैंने आपको कराया, रिवीजन कराया। अब आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां के बारे में पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है इसमें, कौन कौन सी बोली बोली जाती है। तो आपको मैं पता होगा आप सभी को कि खड़ी बोली कौरवी, इसके बाद ब्रज भाषा, इसके बाद
अवधी, इसके बाद भोजपुरी, इसके बाद बुंदेली, इसके बाद कन्नौजी भाषा बोली जाती है। तो सभी के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। और मेरे सेशन बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, अब देखते हैं कि कौरवी अर्थात खड़ी बोली के बारे में हम लोग जानते हैं क्या है इसमें। ठीक है, तो देखिएगा, जो बोली का केंद्र है खड़ी बोली का, मेरठ दिल्ली के आसपास का क्षेत्र को मानते हैं। किसके मानते हैं? मेरठ दिल्ली के आसपास का क्षेत्र को मानते हैं। जो खड़ी बोली का है एक अन्य नाम है कौरवी। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, तो कौरवी है। खड़ी बोली का विकास सौर श्रेणी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। कहाँ से हुआ है? उत्तरी रूप से हुआ है। ये भी आप बात याद रखिएगा। जो सभी पॉइंट है, सभी लाइन है, आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, वीडियो के एग्ज़ाम, आगामी एग्ज़ाम होने वाला, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दीजिए, आरओ दीजिए, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिएगा, राहुल शासकीत्यायन ने इसे कौरवी का नाम दिया है। क्या दिया है? कौरवी का नाम दिया है। खड़ी बोली का अर्थ मानक हिंदी से है। क्या है? खड़ी बोली का अर्थ क्या है? मानक हिंदी से है। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो है। तो आपको याद रखना है कि खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखिएगा, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिप्रवास है। क्या है? प्रिप्रवास है, जिसके रचयिता कौन है? रचयिता भी आपको याद रखना है। क्या करना है? आपको रचयिता भी याद रखना है। ठीक है साथियों, तो रचयिता कौन है एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको दिख भी रहा होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसे हरिऔध के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी है, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि यही ये थ्योरी हमारा कंप्लीट होगा तो मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा। आप एमसीक्यूज देखेंगे ना तो सभी प्रीवियस ईयर कराएगा। आरओ वीडियो एग्ज़ाम, यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, सभी एग्जाम में यह क्वेश्चन आया। कैसे किस तरह से आता है और आया भी है कैसे, आपको ये पता चलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि छोटा एग्जाम दे रहे हैं तो बड़ी एग्जाम का छोटा एग्जाम क्या करता है? कॉपी करता है। तो हूबहू क्वेश्चन फंसने का चांस रहता है, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर ही आपको कराऊंगा और मेरे अकॉर्डिंग जो हो सकता है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो वो भी कराऊंगा। ठीक है, तो अगले वीडियो का इंतजार करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा कि जब भी मैं एमसीक्यूज का वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, आप तुरंत रिवाइज कर ले और देखें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। चलते अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, खड़ी बोली का सबसे अधिक प्रसिद्ध महाकाव्य क्या है? कामायनी है। क्या है? प्रसिद्ध महाकाव्य क्या है? कामायनी है। जिसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग लल्लू लाल एवं सदल मिश्र ने किया था। लल्लू लाल सदल मिश्र ने किया था। भारतीय तेंदुए के खड़ी बोली को परदेसी एवं गिलक्राइस्ट ने टंकसाली कहा है। तो आपको याद रखना है, भारतीय तेंदुए ने खड़ी बोली को क्या कहा है? तो परदेसी एवं गिलक्राइस्ट ने टंकसाली कहा है। ठीक है, तो बातें आपको समझ में आई होंगी यहाँ तक। अब आगे चलते हैं कि खड़ी बोली का क्षेत्र क्या क्या है। खड़ी बोली के जितने भी फैक्ट थे हम लोग जान गए, खड़ी बोली के कवि जान गए, खड़ी बोली के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैंने बताया आपको। अब देखते हैं कि खड़ी बोली का क्षेत्र क्या क्या है। खड़ी बोली का क्षेत्र आप लोग देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में रामपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में रामपुर, हरिद्वार, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर तक विस्तृत है। ठीक है, आदि क्षेत्र भी है बट ये इंपॉर्टेंट है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि खड़ी बोली क्षेत्र कौन कौन है। तो आशा करता हूँ एक बार आप लोग इसको लिखने का प्रयास किए और यदि आप नहीं लिख पा रहे तो मैं आपको क्या करूँगा, कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्या करूँगा, अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा जिसका नाम है पीके सर रीजनिंग। ठीक है, तो उसमें इस पीके सर रीजनिंग टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइनिंग कर लेंगे तो मैं इस वीडियो का जो आपको मैं पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ तो सेम टू सेम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं कि खड़ी बोली की उपबोलियाँ कौन कौन सी है। खड़ी बोली की उपबोलियाँ हैं आपका साथियों
पूर्वी कौरवी, इसके बाद पश्चिमी कौरवी, पहाड़ ताली, इसके बाद बिजनौरी। तो इतने हैं आपका उपबोलियाँ। कितने हैं? 4 उपबोलियाँ हैं। अब आते हैं नेक्स्ट भाषा की तरफ, ब्रज भाषा। कौन भाषा? ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा से क्या क्या क्वेश्चन संभवतः बनते हैं? ब्रज भाषा प्राचीनतम नाम सूरसेनी था। क्या है? क्या था? सूरसेनी था। प्राचीनतम भाषा सूरसेनी था, इसका नाम था, सॉरी इसका नाम था। ब्रज भाषा का अर्थ है गोस्थली। गोस्थली में जानते हैं गोचरण का स्थल अर्थात गाय चराने का स्थान। यानी कि आप सभी लोग अब समझ ही जा रहे होंगे कि यह मथुरा से संबंधित है। किससे संबंधित है? मथुरा से संबंधित है। तो आप लोग जान जाएंगे इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है, उसी के संबंधित आसपास जितने होंगे। ब्रज भाषा सौरसेनी अपभ्रंश का विकसित हिंदी का महत्वपूर्ण भाषा है। इसका जन्म 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इसे ब्रज भाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, हाथरस एवं एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बरेली, बुलंदशहर, बदायूं आदि ब्रज भाषा क्षेत्र आते हैं। ठीक है, बातें आपको समझ में आई होंगी। आपको इसके ब्रज भाषा के नाम से ही आप लोगों को सब कुछ पता चल गया होगा कि कैसे कहाँ बोली जाती होंगी। आपको बस इतना याद रखना है कि इसका एक और नाम है। क्या नाम है भाई? सूरसेनी प्राचीन नाम था और इस गौस्थली इसका मतलब अर्थ होता है, और 1000 ईस्वी के आसपास इसका आविर्भाव हुआ था। ठीक है, तो अब आते हैं इस भाषा का केंद्र एवं मथुरा वृंदावन माना जाता है। इस भाषा का केंद्र क्या मानते हैं? मथुरा एवं वृंदावन मानते हैं। ठीक है, ब्रज भाषा की उपबोलियाँ कौन कौन सी, इसे भी देख लेते हैं। ब्रज भाषा की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं? देखिएगा, ब्रज भाषा की बोलियाँ हैं आपकी भरतपुरी। क्या है? भरतपुरी, अंतरदेशी या अंतर्वेदी, बुक्सा जो नैनीताल के तराइन क्षेत्र से की भाषा संबंधित है, डॉगी, माथुरी और ग्वालियरी। ठीक है, तो ये सब है आपकी क्या है? ब्रज भाषा की बोलियां हैं। अब ब्रज भाषा के कवि जान लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रज भाषा के कवि आपसे एग्जाम में पूछता है। तुलसीदास को आप लोग जानते हैं, ब्रज भाषा के कवि हैं। और इसके बाद आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि अष्टछाप के सभी कवि कौन कौन? हाँ, कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद, गोविंद स्वामी और छितस स्वामी, नंददास, चतुर्भुजदास। इतने आप लोग क्या हैं? अष्टछाप के कवि ब्रज भाषा से संबंधित हैं। इसके बाद अन्य और कवि हैं जिसके नाम मैंने लिखा है। रहीम जी हैं, बिहारी है, रसखान है, चिंतामणि, मतीराम, भूषण दे, पद्माकर, जगन्नाथ, इसके बाद रत्नाकर, मीराबाई, ठीक है, घनानंद, नाभादास, नरोत्तम दास, केशव दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सत्यानारायण, कवि रत्न, लल्लू लाल आदि कवि। ठीक है, आपको बातें समझ में आएंगी। और एक पॉइंट आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है रेड लाइन से। क्या है कि जो सूरदास है ना, वो उद्धव शतक, बिहारी सतसई इस भाषा की सर्वश्रेष्ठ यानी कि श्रेष्ठ कृतियाँ हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आते हैं इनकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। ब्रज भाषा में क्या क्या विशेषताएं हैं? ब्रज भाषा की विशेषताएं हैं, ब्रज भाषा में ए ओ को ऐ ओ करके बोला जाता है, जैसे उधो, मेरे, तेरो, आयो आदि ऐसे पढ़ते हैं कि नहीं? ब्रज भाषा से संबंधित बोलियाँ होती है। चलिए अब आगे अपनी भाषा देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट भाषा अवधी भाषा। क्या है? अवधी भाषा है। तो ठीक है, अवधी भाषा के बारे में संबंधित तथ्य जानते हैं। देखिए क्या क्या अवधी भाषा से संबंधित तथ्य निकल कर आते हैं आपके सामने। अवधी भाषा का केंद्र क्या है? अवध, अयोध्या है। क्या है? अवध, अयोध्या है। ठीक है, पूर्वी हिंदी की सबसे बड़ी और लोकप्रिय बोली अवधी है। पूर्वी हिंदी की सबसे बड़ी और लोकप्रिय क्या है? हिंदी अवधी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं आगे। अवधी बोली को कोसली, पूर्वी, बैसबाड़ी एवं पूर्विया आदि के नामों से भी जाना जाता है। अवधी भाषा का विकास अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अवधी भाषा का क्षेत्र जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ यह भाषाएं बोली जाती है।
विस्तार कहाँ का है इसका है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, गोंडा, सुल्तानपुर, इलाहाबाद। देखते हैं इलाहाबाद वाले क्या बोलते हैं, अवधी भाषा बोलते हैं नहीं कि फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर का पश्चिमी भाग तक। ठीक है, यह क्या है, इसका विस्तार है। आप लोगों से इनसे मुलाकात हुई होंगी, नहीं देखे होंगे तो कम से कम इलाहाबाद वाले को तो देखे ही होंगे। जो बच्चे इलाहाबाद पढ़ते होंगे अब जानते हैं कैसी भाषा वहाँ पर जो लोकल लोग होते हैं कैसे बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले, इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। इनकी विशेषताएं में चलती है, आप देखते हैं इनके प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो भैया पद्मावत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फेमस रचना है। किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा रचित है। किसमें है, अवधी भाषा में है। रामचरितमानस को ही अवधी भाषा में रचित सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य भी माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अवधी भाषा इसे क्वेश्चन भैया लेवल का बनता है। आप देखेंगे एग्जाम कोई देंगे ना तो आपको बातें समझ में आएंगी, हाँ क्या मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जितने भी लाइन मैंने मेंशन करने का कोशिश किया ना साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या है। अवधी के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास, जायसी, उस्मान, मंझन, कुतुबन आदि हैं। क्या है, इतने लोग आपके क्या है प्रसिद्ध कवि। इनकी विशेषताएं क्या, अवधी के मुख्यतः अकारांश में बोली जाती है। पहचान के लिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहचान के लिए वाक्य में ऊ बड़ा भोदू रहा, ऊ बड़ा भोदू रहा, गाँव माँ इकट्ठे चोर रहत रहा, ऐसे बोला जाता है कि नहीं। तो आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी अवधी भाषा कैसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भाषा अपनी है भोजपुरी। क्या है, भोजपुरी जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। इस उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस एक दो इसका जो पॉइंट है थोड़ा आपको जानना अनिवार्य, एग्जाम के दृष्टि से पूछ लेता है क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग जानते हैं भोजपुरी भाषा का बोलबाला का ज़्यादा ही अब थोड़ा सा क्रेज बढ़ रहा है। देख रहे होंगे आप लोग। केंद्रीय इसका केंद्र क्या है, भोजपुर। क्या है, भोजपुर। भोजपुरी बिहारी हिंदी का प्रमुख बोली है। भोजपुर क्या है, बिहारी हिंदी का प्रमुख बोली। इसका विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ था। आपको यही याद रखना है कि भोजपुरी का विकास कहाँ हुआ है, मगधी अपभ्रंश से हुआ है। इसके बाद भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी विद्वान रेमंड ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, भोजपुरी भाषा का प्रयोग किसने किया था, रेमंड ने किया था। अब इसका जान लेते हैं कि विकास इसका क्षेत्र क्या है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, बस्ती, चंपारण, छपरा, सिवान, गोपालगंज, सराय और पूर्वी फैजाबाद आदि से संबंधित है। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं कि और क्या क्या इसमें तथ्य हैं मिलते हमें। भारत के बाहर विदेशों में भी भोजपुरी भाषा बोली जाती है। आप लोग ये जानते हैं क्या, विदेशों में भोजपुरी भाषा बोली जाती है, एक बार कमेंट में बताइएगा। जी बिल्कुल बोली जाती है। मॉरिशस में बोली जाती है, सूरीनाम, फिजी, त्रिनिदाद एवं गुयाना आदि में बोली जाती है। जो भिखारी ठाकुर है ना, भिखारी ठाकुर को क्या बोला जाता है, भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहते हैं, भिखारी ठाकुर को कहते हैं। एवं भोजपुरी का भारतीय तेंदुभी कहा जाता है भैया, किसको, भिखारी ठाकुर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको इसको नोट डाउन कर लेना है, आपको याद कर लेना। मैं तो कहूँगा साथियों इसका स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पीडीएफ उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। बस पीडीएफ तो एक आज आपको एक नोट्स बनाने में सहायक करे, इसलिए आपको दिया है। जितना अपने हाथ से लिखकर जो चीज़ आपको जितना जल्दी से याद हो जाएगा ना साथियों, ईडीएफ पीडीएफ आने कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो कोशिश किया करें मेहनत ज़्यादा करने का। जैसे मैं मेहनत कर सकता हूँ तो आप भी तो मेहनत कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इनके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। इनके प्रमुख कवि कौन कौन है, कबीरदास, चरणदास, भिखारी ठाकुर, राहुल संस्कृत्यान, फणीश्वरनारायण नेहरू। इनकी विशेषताएं क्या है, ध्वनि स्तर पर भोजपुरी अवधि में काफ़ी निकटता में इसमें जो र होता है ध्वनि नहीं होता है, न की प्रमुखता दिखाने को मिलती है। आपकी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, जैसे आपको मैं एक वाक्य बोलता हूँ, जैसे पहचानने के लिए देखिएगा, पहचानने के लिए क्या है, आपको पास सामने एक वाक्य मैंने प्रस्तुत किया। क्या है साथियों कि देखिएगा, हम देखे रहल बानी, हम देख रहल बानी, वो हमरा के देख खेल ही ना देत रहे, खेल ही ना देत रहे। ये सब क्या है, भोजपुरी भाषा ही है आपका। ठीक है, मैंने आपको पहचानने के लिए मेंशन किया।
अब नेक्स्ट भाषा आती है बुंदेली। कौन सी भाषा आती है साथियों? बुंदेली। बुंदेली भाषा के बारे में जान लेते हैं। बुंदेली जो खंड है बुंदेलखंड का क्षेत्र में बोली जाने वाली को बुंदेली कहा जाता है। दो बुंदेलखंड में क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बुंदेली बोला जाता है। इसका विकास और सैन्य अपभ्रंश से हुआ था। आपको विकास याद रख लेना है। अपभ्रंश मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है ना तो अपभ्रंश पूछ लेता है कि भैया बुंदेली किस अपभ्रंश से है, तो आपको याद रखना है सैन्य अपभ्रंश से है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं बुंदेली। जो बुंदेली बोली का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में यह बोली झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, दतिया, बांदा, पश्चिम भाग आदि जगहों पर बोली जाती है। ठीक है, बातें समझ में आई होंगी आपको। चलिए अगला देख लेते हैं। बुंदेली से उतना फैक्ट नहीं है, बट आगे देखते हैं कन्नौजी भाषा। जो कन्नौजी भाषा बुंदेली की तरह ही इसका विकास और सैन्य अपभ्रंश से हुआ है, ये बात आपको याद रख लेनी है। जो कन्नौजी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में यह बोली इटावा, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई एवं कन्नौज आदि जिलों में बोली जाती है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्या है। सभी ये लाइन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये सभी लाइन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या मैंने मेंशन करने का कोशिश किया है, देखते हैं और समझते हैं यहाँ पर क्या है मैंने आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा जो सुनीत कुमार है ना, सुनीत कुमार जो चटर्जी हैं, ये चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार किया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है चीज़, करने का सुझाव दिया। ठीक है, इसके बाद जो गारो है ना, गारो मेघालय राज्य की बोली है। गारो क्या है? मेघालय राज्य की बोली है। जो बांग्ला है त्रिपुरा राज्य की राजभाषा है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा साथियों, त्रिपुरा राज्य की भाषा क्या है? तो बांग्ला है। तो आपको याद रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट अगर नहीं जानेंगे तो मिस्टेक कर देंगे, तो इसलिए मैं जो इम्पोर्टेंट लाइन है ना उसको मैं आपको कोशिश किया हूँ कि मैं आपको बताऊँ, समझाऊँ, आपको समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्या है। गुजरात राज्य के सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ। तो देवनागरी लिपि का प्रयोग कहाँ सबसे पहले हुआ? गुजरात राज्य में हुआ। हिंदी जो देखिए विश्व हिंदी सचिवालय, साथियों विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। आज यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लग रहा है ना साथियों, एक बार लाइक करिएगा, कमेंट बताइए, कमेंट बॉक्स में आइए और मुझे अपना सुझाव दीजिए। इससे क्या होगा ना, मेरे मेहनत का जो लेवल है और बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा और मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है। वैसे मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ आपको छोटे लेवल से बड़े लेवल तक बताया जाए सब कुछ। जो हिंदी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उस जिसमें हिंदी आता है, आप कम से कम 100% नहीं तो कम से कम 99 या 98% क्वेश्चन कर पाएँ। ये तो बिल्कुल कर पाएंगे, एकदम बिलीव के साथ पढ़िए करें। तो मैंने आपको बताया कि हिंदी का सचिवालय कहाँ है? मॉरिशस है। हिंदी का सचिवालय कहाँ है? मॉरिशस है। जो डिंगल भाषा को भाट भाषा के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भैया भाट भाषा के नाम से भी जानते हैं किसे? तो डिंगल भाषा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, श्याम सुंदर दास ने देवनागरी लिपि में पंचमा अक्षर के बदले अनुसार का प्रयोग किया, अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो पूछेगा पंचमा अक्षर जो अनुसार होता है ना, सुझाव किसने दिया था इसका? देवनागरी लिपि में अनुसार का प्रयोग करने का सुझाव दिया था श्याम सुंदर दास जी ने। तो अपभ्रंश भाषा आर्य परिवार की भाषा है। अपभ्रंश भाषा आर्य परिवार की भाषा है। लाइन भी आपको याद रख लेनी है। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं क्या है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली है। भी लाइन आपको याद रखनी है। जो भैया पाली भाषा का अन्य नाम क्या है? प्राकृतिक भाषा, मैंने ऊपर अभी आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद आते हैं, देखते हैं क्या है। जो पाली भाषा का संबंध है ना किससे है? बौद्ध साहित्य से है। क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं, मैं पहले वीडियो में बताया था कि जितने भी बौद्ध जी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा बौद्ध जी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है भैया? आगरा है। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? आगरा है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा है। संस्कृत आर्य परिवार की भाषा है। संस्कृत क्या है? आर्य परिवार की भाषा है। पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। क्या है? संस्कृत भाषा से अपभ्रंश है। मतलब
उसका अपभ्रंश है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित खड़ी बोली है, वर्तमान हिंदी का प्रचलन खड़ी बोली है जो भाषा शब्द संस्कृत से भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ मैं नीचे आपको बताऊंगा, देखिएगा क्या है। अच्छा, इसका अर्थ तो चलिए ठीक है, वही आपको जो जानते हैं वही ठीक है। तो इसमें कुछ गलती हो गया है, नहीं छूट गया है, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग ने जय भट्ट ने शिलालेख में मिलता है। क्या मिलता है? जय भट्ट के शिलालेख में मिलता है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सुझाव दिया था। ठीक है, इसके बाद तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, तो ये भी आपको याद रखना है। जयपुरी जो बोली का स्थानीय नाम है ढूढ़ाली है, तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ढूढ़ाली भैया कहाँ की स्थानीय भाषा है? तो जयपुरी बोली का स्थानीय भाषा ढूढ़ाली है। ठीक है, तो ये सब लाइन आपको याद रखनी है, नोट कर लीजिएगा, सभी लाइन क्या है, फैक्ट है। चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है भैया, पॉइंट है वर्तमान में हिंदी में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का सही क्रम देख लेते हैं। आपको मैचिंग करने के लिए आ जाता है कि भैया सही से मिलाइए कि इसका क्रम क्या है। सबसे अधिक बोलने जाने वाली भाषा आप लोग जानते हैं कि हिंदी है, इसके बाद बांग्ला भाषा बोली जाती है, दूसरे नंबर पे है, थर्ड नंबर पे आती है मराठी, इसके बाद तेलुगु, इसके बाद तमिल भाषा आती है। तो आपको याद रखना है क्रम, ठीक है, ये क्रम आपको याद रख लेने हैं। ठीक, देखिए आगे, अर्थात भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी है। तो आपको बातें समझ में आई होंगी। ठीक है साथियों, यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगा, आपको मेरे सेशन से कुछ न कुछ नॉलेज मिला, और मुझे आशा ऐसा लगता है ना कि आपको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा। कुछ नॉलेज नहीं बहुत ऐसा कुछ तथ्य आप नहीं जानते रहे होंगे, बट फिर भी जो लोग जानते हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप लोगों की तैयारी ठीक ठाक है। और जो लोग नहीं जानते हैं, मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यदि आपको नॉलेजफुल वीडियो लग रहा है तो अपने साथियों को भी बताएं, शेयर करें। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। अगला वीडियो MCQs के रूप में होगा, और मैंने भाषा से संबंधित जितने तथ्य अर्थात मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। भाषा, उत्तर प्रदेश बोले जाने बोलियाँ, प्रमुख भाषाएं, और जितने क्वेश्चन थे सभी मैंने आपको बताया। तो MCQs के लिए तैयार रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि जो ही MCQs का मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और तुरंत आप क्या करें, रिवीजन कर पाएँ और बताएं अपना स्कोर उसमें कितना था। ठीक है, तो ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।